हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्रोत विधि। स्रोत विधि का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा है, उसके लाभ व हानि, यह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में यह आपका क्वेश्चन आता है और कभी कभार आपका लॉन्ग भी देखा गया है। लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों में आता है। शॉर्ट में आपका ज़्यादा आता है, स्रोत विधि का अर्थ पूछ लेंगे या फिर लाभ या फिर हानि, कुछ भी पूछ लेंगे आपसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके अगर एसएसटी की बात की जाए तो। अब विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी पाठ की जानकारी देते हैं। अगर कोई टीचर स्रोत विधि का क्लास में प्रयोग कर रहा है या फिर वह स्रोत विधि से पढ़ा रहा है, इसका मतलब हो जाता है एक टीचर इस तरीके से पढ़ा रहा है कि जो भी उसका टॉपिक है, उस टॉपिक से संबंधित कोई भी रियल ऑब्जेक्ट जो उस टॉपिक से पूरी तरह से संबंधित हो या फिर उसी टॉपिक का हो, वह बच्चों को दिखाता है। जैसे अगर मैं ताजमहल पढ़ा रहा हूं तो मैं संगमरमर का पत्थर दिखा रहा हूं बच्चों को, उन्हें क्लास में ही दिखा रहा हूं, रियल ऑब्जेक्ट, फोटो नहीं, संगमरमर का पत्थर ले जाकर ही दिखा रहा हूं कि इस पत्थर से आपका ताजमहल बना हुआ है। स्रोत विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। यह निरीक्षण विधि से मिलती जुलती है। निरीक्षण मतलब बच्चे किसी चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। स्रोत विधि क्या मानती है कि पढ़ने व सुनने की अपेक्षा देखने व प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान अधिक जल्दी व स्थायी प्राप्त होता है। सुनने में पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, हमें देखने व कुछ अनुभव करने से, प्रत्यक्ष अनुभव करने से ज्ञान मिलता है, और जो मिलता है वह स्थायी होता है। स्रोत विधि मानती है इस बात को। अब स्रोत विधि में हम क्या करते हैं, भूतकाल की घटनाएं पढ़ाते हैं। ऐसी घटनाएं जब हम जीवित नहीं थे, पहले हो चुकी हैं। अब उन घटनाओं को हम कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा लें, बच्चे उन घटनाओं को फील नहीं करेंगे, तब तक उन घटनाओं से संबंधित कोई वस्तु उन्हें नहीं मिलेगी। इसके लिए ही स्रोत विधि बनाई गई है। और इसमें हम क्या करते हैं, जिसके लिए उस घटना से संबंधित स्रोतों का प्रदर्शन छात्रों के समक्ष किया जाता है। उस घटना से संबंधित जो स्रोत हैं, उनका प्रदर्शन छात्रों के समक्ष किया जाता है। अब उन स्रोतों को कक्षा में लाकर भी बच्चों को दिखाया जा सकता है, या फिर वे चीज़ें, वास्तविक पदार्थ किसी घटना से संबंधित, या फिर छात्रों को भी घटना स्थल पर ले जाया जा सकता है। अब स्रोत क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऐतिहासिक स्रोत आपके क्या क्या हो सकते हैं, कोई भवन, लिपि, अवशेष, कथाएं, जो हमारी कथाएं हैं में भी हमारे स्रोत हैं। ज्ञान ग्रहण करने के पास्ट के बारे में, पास्ट में लोग कैसा हुआ करते थे, कथाओं से पता चल जाता है। कोई पुस्तक, पत्र, साहित्य, जैसे हमारा वैदिक साहित्य है, हिंदी साहित्य है, ऐतिहासिक साहित्य है। कोई कंकाल मिल गया जमीन के नीचे से, सिक्के मिल गए, अभिलेख, अभिलेख इन्हें बोलते हैं, दीवारों पर लिखे हुए हैं। कोई औजार मिल गए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, सिंधु घाटी में। इसके अलावा कोई मूर्ति मिल गई। ये सभी चीज़ें आपके स्रोत में आती हैं। जैसे अगर मैं ताजमहल पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को या तो ताजमहल के पास लेके चला जाऊँ या फिर संगमरमर उन्हें कक्षा में लाकर दिखा दूँ, यह स्रोत का कार्य करेगा। बच्चे महसूस करेंगे अच्छा इस चीज़ से ताजमहल बना है, याद करने में आसानी होगी उन्हें। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा हूँ, उनके औजार लाकर दिखा सकता हूँ, रियल औजार, जो रियल औजार हो, न कि उसका कोई डुप्लीकेट, रियल औजार। इसके अलावा उनके कोई बर्तन, कोई मूर्ति, इस तरह से। इसके अलावा अकबर वगैरह के बारे में पढ़ा रहा हूँ, कोई मोहरे वगैरह उनकी दिखा सकता हूँ। अशोक के बारे में पढ़ा रहा हूँ, सम्राट अशोक, उनके द्वारा लिखे गए जो अभिलेख हैं दीवारों पर, वह मूर्ति वगैरह पर, खंभों वगैरह पर जो गड़े हुए हैं, उन्हें मैं दिखा सकता हूँ, बच्चों को उनके पास ले जाकर दिखा सकता हूँ। यह हमें करना होता है स्रोत विधि में। स्रोत विधि का अगर हम क्लास में प्रयोग कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक से संबंधित कोई ना कोई रियल ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं स्रोत विधि की। भाटिया व भाटिया के अनुसार काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी हो जाती है बीएड एग्जाम्स के लिए। स्रोत विधि, स्रोत कहलाने वाली सामग्री जिसमें लिखित रिकॉर्ड, पुराने कंकाल, पत्र, समकालीन अभिलेख, प्राचीन शिलालेख, सिक्के, प्रतिमाएं, बर्तन, यंत्र, कपड़े, शस्त्र, कवच, मकबरे, इमारतें आदि सम्मिलित होते हैं। मतलब स्रोत विधि क्या है, स्रोत कहलाने वाली सामग्री, ये सब आपकी स्रोत कहलाने वाली सामग्री है। अब स्रोत कहलाने वाली सामग्री की सहायता से भौगोलिक तथ्यों की संरचना के निर्माण में उच्च कक्षाओं की सहायता करती है। अब जो भौगोलिक तथ्य हैं उनके संरचना, मतलब में कैसे थे, कैसे हुए, वह घटना कैसे घटित हुई, उच्च कक्षाओं की सहायता करती है। छोटी कक्षाओं में बच्चे नहीं समझते स्रोत वगैरह आपके क्या होते हैं। अब स्रोत विधि के गुण देख लेते हैं। सबसे पहला गुण तो यही हो जाता है कि व्यवहारिक व वास्तविक ज्ञान मिलता है बच्चों को। व्यवहारिक मतलब खुद कुछ करके, व्यवहार के द्वारा। वास्तविक मतलब असली ज्ञान मिलेगा। अच्छा, तो इस तरह के यंत्र थे सिंधु घाटी सभ्यता के। अब समझ सकता हूँ वे कुछ जंगली टाइप में रहते थे या जानवरों का शिकार करते थे, जो भी मैं उससे आइडिया लगाना चाहूँ।
सेकंड पॉइंट हमारा हो जाता है यह छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाता है यह बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाती है। अब हम कोई बच्चों को चीज़ दिखाएं कि आज से 5000 साल पहले लोग ऐसे हथियारों का प्रयोग करते थे, उनकी जिज्ञासा बढ़ाएगी और उस जिज्ञासा को शांत भी करेगी, अच्छा कि इस प्रकार के हथियार थे, ऐसे ऐसे में प्रयोग किया करते थे। फोर्थ पॉइंट है आधुनिक मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार है, क्योंकि यह बाल केंद्रित विधि है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब देखकर, सुनकर, टच कर कर किसी चीज को, जैसे बच्चे वस्तुओं को देखकर, उस साक्ष्य को देखकर या छूकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिक्स पॉइंट हो जाता है यह पद्धति या विधि शिक्षण को रोचक बनाती है। जो हमारा ओल्ड मेथड होते हैं जिससे क्लास बोरिंग हो जाती है, उसमें कुछ नवीनता लाती है, नए नए हथियार जब हम क्लास में लेकर आते हैं, नई नई चीज़ें, या बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं। सेवंथ पॉइंट हो जाता है छात्रों की सक्रियता बढ़ती है। अगर लेक्चर मेथड की बात की जाए बच्चे डल होते हैं, लेकिन स्रोत विधि में बच्चे एक्टिव होते हैं, उनकी सक्रियता लर्निंग में बढ़ जाती है और हमारी शिक्षण प्रक्रिया में। एट्थ पॉइंट हमारा हो जाता है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। बच्चे खुद सोचते हैं उस टाइम के लोग कैसे हुआ करते थे, कैसे ताजमहल का निर्माण किया, कैसे ये पत्थर मरकाना से ताजमहल तक गए, किस प्रकार ये पिलर खड़ा हुआ होगा, सब बच्चे खुद सोचते हैं। नाइन्थ पॉइंट हमारा हो जाता है यह परंपरागत शिक्षण विधियों के दोषों को दूर करती है, क्योंकि न्यू है, जो भी नई विधि है उसमें आप यह पॉइंट लिख सकते हैं। 10वां पॉइंट हो जाता है छात्रों को प्रेरित करती है, किस चीज़ के लिए, शोध कार्यों के लिए, मतलब रिसर्च वगैरह करने के लिए छात्रों को प्रेरित करती है यह विधि। नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्रोत विधि के कौन कौन से दोष रहने वाले हैं। सबसे पहला दोष तो यही हो जाता है समय, ऊर्जा, धन अधिक खर्च होता है। अगर यही बात मैं लेक्चर मेथड के द्वारा बताऊं, ताजमहल ऐसे बना हुआ है, इतना बड़ा है, इतना पैसा खर्चा हुआ है और संगमरमर से बना है, टॉपिक खत्म हो गया मेरा। लेकिन अगर मुझे बच्चों को ताजमहल का ज्ञान कराना है और ताजमहल लेके जाऊं मैं, तब समय, धन, ऊर्जा सब कुछ अधिक खर्च होगा। सेकंड पॉइंट हो जाता है कि सभी स्रोत नहीं मिल पाते, सभी स्रोत इकट्ठे नहीं हो पाते, विद्यालय के पास स्रोत नहीं होते। हिस्टोरिकल जो स्रोत हैं हमारे वे हमें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि म्यूजियम वगैरह में रख दिए जाते हैं जिससे वे खराब न हो जाएं। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाता है अब अलग अलग टाइम के अलग अलग स्रोत मिलते हैं। पहले टाइम में कुछ स्रोत मिला, दूसरे टाइम में कुछ स्रोत मिला। अब छात्रों को इनमें रिलेशन स्थापित करना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है के लोग ऐसे रहते थे, आर्यन लोग ऐसे रहते थे, आर्य लोग, तो में संबंध स्थापित करने में बहुत कठिनाई होती है, इतनी आसानी से नहीं हो पाता संबंध स्थापित। फोर्थ पॉइंट हो जाता है इस काम के लिए हमें एक एक्सपर्ट टीचर चाहिए, हर कोई नहीं पढ़ा सकता। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है छोटी कक्षाओं में नहीं इसका प्रयोग कर सकते, क्योंकि छोटी कक्षा के बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उन्हें पता ही नहीं है स्रोत क्या है, संगमरमर क्या है, क्यों टीचर लेके आया, उनकी तरफ से न लाता, उन पर क्या कुछ फर्क पड़ रहा है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा हो जाता है इससे पूरे पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा सकते हम, किसी भी चीज़ का पूरा पाठ्यक्रम इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। सातवां, मूल स्रोत आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते, सभी मूल स्रोत हमें आसानी से नहीं मिलेंगे। आठवां नेगेटिव पॉइंट हो जाता है अब अगर हम लेखकों की बात करें या फिर हम बुक्स की बात करें, जो हमारी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उनमें एक राइटर ने एक बात अलग तरीके से लिखी है, दूसरे राइटर ने उसी बात को अलग तरीके से लिखी है, अलग अलग लेखकों की बातों में अंतर आ जाता है। अब किसकी बात को हम सही माने, यह एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पैदा हो जाता है। ये आपकी स्रोत विधि थी। स्रोत विधि में क्या होता है, अगर आप स्रोत विधि के द्वारा पढ़ा रहे हैं, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट आप वहां पर लेके आएंगे जो उस टॉपिक से संबंधित हो। आई होप स्रोत विधि अब आपको क्लियर होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।